हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम कर रहे हैं अपना स्टार्टअप एंड रजिस्ट्रेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 5 से लेकर 8 नंबर के बीच में आता है। 4 नंबर के 2 आ जाते हैं, कभी 5 का एक आया था, 3 का एक आया था। ऐसे स्टार्टअप के बारे में आज पढ़ेंगे। देखो, स्टार्टअप लीगली तो डिफरेंट है। अभी हम पढ़ेंगे स्टार्टअप का एज पर इसके क्या मतलब है, एज पर लॉ क्या मतलब है। लेकिन आजकल आप जिसको देखो ना, वही जनरल वे में स्टार्टअप बोलता है कि मेरा स्टार्टअप है, मेरा ये है वो है ना। कोई बंदा गली में दुकान भी खोलता था, वो बोलता है मेरा स्टार्टअप है। लेकिन कोई बंदा नया काम स्टार्ट करता है ना, उसे स्टार्टअप बोल देता है। लेकिन लॉ ऐसा नहीं है कि आप कोई भी नया काम स्टार्ट कर दोगे तो स्टार्टअप मान लेता है। और आपको स्टार्टअप कंपनीज को, स्टार्टअप फर्म्स को इंडिया में ना बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो लॉ सबको नहीं देता वो बेनिफिट। लॉ सिर्फ उन्हीं को देता है जो एज पर लॉ स्टार्टअप माने जाते हैं। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं जो आपको पूरे करने पड़ेंगे। अगर आप वो क्राइटेरिया पूरे नहीं कर रहे तो आप कोई नया काम स्टार्ट कर भी रहे हो तो वो स्टार्टअप नहीं माना जाएगा। तो लॉ कहीं से आपको ये नहीं कह रहा कि आप कोई नया काम स्टार्ट नहीं कर सकते, कर लो, लेकिन आपको स्टार्टअप वाले बेनिफिट नहीं मिलेंगे। अगर स्टार्टअप वाले बेनिफिट चाहिए तो आपको स्टार्टअप की जो डेफिनेशन है एज पर लॉ, वो वाला क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें अगर मैं कुछ बहुत फेमस स्टार्टअप्स की बात करूं इंडिया में, तुम लोगों ने सुने होंगे। मैं इंडिया के हिसाब से बात करूं कि हम लोग इंडिया के लोग हैं। जैसे एक स्टार्टअप मैं बहुत टाइम पहले देख रहा था, एक स्टार्टअप है वाओ मोमोज। सुना है कभी इनके बारे में? इसके जो ऑनर थे वो है सागर जे दरियानी। फाउंडर हैं, को फाउंडर बोलूंगा। को फाउंडर, एक फाउंडर और भी हैं। मैं दूसरे का, मेरे नाम स्किप कर गया दिमाग से। मैं एक बार दिखाता हूं, मैंने लिख रखा शायद। दूसरे का नाम मेरे पास से स्किप कर गया। विनोद होमागई दूसरे पर्सन का नाम है। फर्स्ट सागर जे दरियानी, दूसरा विनोद होमागई। ये सेकंड को फाउंडर हैं। ये दोनों ने इसको स्टार्ट करा था, वाओ मोमो को, 2008 के अंदर, सन 2008 में। मैं ना इनकी एक वीडियो देख रहा था। एक चैनल है यूट्यूब पे, आप जाकर देखना, जोश टॉक्स। उसके अंदर मैंने सागर जे दरियानी की वीडियो देखी थी। आए थे वाओ मोमो को लेके। वाओ मोमोज, इन्होंने एक मोमोज का कंसेप्ट, आपको पता है मोमोज आजकल तो सबने खाए हैं, इसका कंसेप्ट लॉन्च करा था इन लोगों ने। इसमें इन्होंने क्या करा, कह रहे मैं बैठा हुआ था, हम लोग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थे। रात को जैसे भूख लगती थी, होते ना लेट नाइट क्रेविंग्स, तो रात को भूख लगती थी तो हम लोग कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते, कभी मैगी बना, कभी ये कर, कभी वो कर। तो एक बार हमने मोमोज बनाए, हमारे को अच्छे लगे। मैं इनकी स्टोरी देख रहा था, तो कहता है हमने मोमोज बनाए, हमारे को अच्छे लगे। और नॉर्मल मोमोज, पहले वही जो वेजिटेबल मोमोज होते हैं, कह रहे हमने उसमें कुछ ऐड करा, हमने उसमें मैगी डाल दी एक बार मोमोज के अंदर मैगी, तो मैगी मोमोज बनाए, वो भी बढ़िया बने। तो कहते करते करते हम चीजों के एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। लेटर और हमें लगा कि यार हम ना कुछ ऐसे ही बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो ये कॉलेज के फाइनल ईयर में थे ये लोग। सेंट जेवियर्स कॉलेज है कोई कलकत्ता के अंदर, ये लोग वहां पढ़ा करते थे, सेंट जेवियर्स कॉलेज के अंदर। ये उसके स्टूडेंट थे। जब ये लोग फाइनल ईयर में थे तो इन लोगों ने सोचा कि एक काम करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो इन लोगों ने क्या करा, एक कियोस्क लगाना शुरू करा। तुमने देखा होगा ना, कियोस्क से आता है, एक स्टॉल टाइप लगा लिया मॉल्स के बाहर। इन्होंने सोचा कि यार अपनी दुकान लेंगे, अपनी दुकान लेंगे तो अपनी दुकानों में तो खर्चा बहुत आएगा, हर महीने का मंथली रेंट होगा, फिक्स इलेक्ट्रिसिटी होगी, सब कुछ होगा। तो इन्होंने क्या करा, मॉल में कियोस्क लगाना शुरू कर दिया। उससे फायदा क्या हुआ, खाली एक रेंट देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बचा। और रेंट भी जो एक दुकान लोगे तो इतना ज्यादा आएगा, उसमें इतना नहीं आएगा, खाली स्टॉल लगाने में इतना खर्चा नहीं आएगा। और इलेक्ट्रिसिटी जो मॉल की लाइटिंग है उसी से काम चल जाएगा। एक छोटा सा स्टॉल लगा लिया इन लोगों ने मॉल के अंदर। ऐसे करके इन्होंने काम करना शुरू करा। तो ये मैं इनका इंटरव्यू देख रहा था, ये कहते थे कि हमने एक शेफ रखा, हम उसको तनख्वाह पे करा करते थे। और कहते हैं कि हम लोग क्या करते थे, सुबह काम पे जाने की जल्दी होती थी तो हम सुबह रिक्शा करके फटाफट माल लोड करके जाते थे। लेकिन हम कहते आते वक्त पैदल आया करते थे कि वो पैसा हम 20-30 रुपए रिक्शा का सेव कर लेंगे, ताकि उसे अगले दिन फिर इस काम में इन्वेस्ट करेंगे। कहते वी बिलोंग टू अ प्योर बनिया फैमिली। तो कहते हैं हम लोग बनिया फैमिली से थे, तो हमने उनको क्या करा कि उस पैसे को बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, तो हम लोग आते टाइम रिक्शा यूज नहीं करा करते थे, उस पैसे को बचाकर इसी में यूज करा करते थे। कहते हमने क्वालिटी लॉन्च करी, हमने सोचा कि यार हम कुछ डिफरेंट करेंगे। कहते जैसे वर्ल्ड के बड़े बड़े ब्रांड है, मैकडी, डोमिनोज, तो उन लोगों ने अपनी कॉम्बो मील निकाल रखी है। कॉम्बो मील निकाल रखी है ना। कॉम्बो मील के अंदर क्या होता है, एक बर्गर होता है, फ्रेंच फ्राइज होते हैं, कोक होती है। तो कह रहे हमें भी सोचा कि कुछ अलग करेंगे ताकि हम इंटरनेशनल जो फूड जायंट है हम उनसे कंपीट कर सके।
तो कहते हैं हमने भी फ्रेंच फ्राइज रखे, साथ में एक हमने बर्गर लॉन्च करा, दैट इज मो बर्गर, उन्होंने उनका नाम रखा मो बर्गर। तो उसके अंदर उन्होंने मोमोज था बर्गर के बीच में, उन्होंने एक कंसेप्ट लॉन्च करा, साथ में उन्होंने एक कोक लॉन्च करी। तो ऐसे करके उन्होंने एक मील बनाई ताकि वो उनसे कम्पीट कर सके। कहते करते करते हमने चॉकलेट मोमोज, चिकन मोमोज, मैगी मोमोज, ये मोमोज वो मोमोज, फलाना ढमकाना, इन्होंने बहुत सारे मोमोज लॉन्च कर दिए और इतनी सारी वैरायटी के। तो कहते हम करते करते इन लोगों ने दोनों ने मिलकर 30,000 रुपए से स्टार्टिंग करी थी सन 2008 के अंदर। इनके 2018 की बात है, मैंने इनकी वीडियो शायद 2018 में देखी थी, 19 में देखी थी, मुझे याद नहीं है। तब इनका जो टर्नओवर था वो 860 करोड़ रुपीस था। 30,000 से स्टार्ट करके इन्होंने 860 करोड़ रुपए का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। आज की डेट के अंदर इनके इंडिया प्लस वर्ल्ड वाइड मिलाकर 312 के आसपास आउटलेट्स हैं और इन्होंने क्वालिटी मेंटेन करी और इनको अपनी क्वालिटी पे भरोसा था, इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट लॉन्च करा। और कहते हैं जो शेफ हमारे पास उस टाइम था वो शेफ हमारे पास आज भी है और आज हम उसको 1.5 से 2 लाख रुपए महीना तनख्वाह देते हैं, प्लस उसके बच्चे को अच्छे स्कूलों में पढ़वाते हैं वगैरह वगैरह। तो मैं दिखाता हूं मैं जरा इनके बारे में। वाओ मोमो, ये तो इनके आउटलेट आ गए, कहाँ कहाँ है उसको तो मैं बात ही नहीं कर रहा। वाओ मोमो फाउंडर लिख दूं, फाउंडर तो आ जाएगा इनके बारे में। देखो सागर दरियानी और विनोद होमा गई, ये रहे फाउंडर्स, ये हैं इनके ऑनर इमेजेस। सागर दरियानी जी ये आए थे उसके अंदर, ये रे स्टार्टिंग फ्रॉम अ गैराज इन कोलकाता। बताया ना मैंने, बहुत छोटे लेवल पे काम स्टार्ट करा था कोलकाता से। और आज के डेट में उस टाइम तो लिखा ओवर 50 आउटलेट्स, लेकिन आज के डेट के अंदर इनके आउटलेट बहुत हैं, बहुत हैं। लिखा ना जर्नी फ्रॉम अ 30,000 टू 860 करोड़ 2019 के अंदर इन लोगों के बारे में डिटेल आई थी। चलो, तो ऐसे ऐसे स्टार्टअप्स इंडिया के अंदर। अच्छा, ऐसे एक स्टार्टअप और था, अगर तुमने सुना हो कभी, ओयो रूम्स। थोड़ा सा मैंने कहा स्टार्टअप स्टोरी पता होनी चाहिए ना इंडिया में, स्टार्टअप्स क्या होता है मैं उसके बारे में बात करूंगा। ओयो रूम्स, ओयो रूम्स किसने बनाया था? उसके जो ऑनर थे उसका नाम था मिस्टर रितिश अग्रवाल। 2019 में इन्होंने स्टार्ट करा था और 2013 में इन्होंने स्टार्ट करा था इस कंसेप्ट को। और वाओ मोमो कब आया था? 2008 में। इन्होंने 2013 में स्टार्ट करा था ओयो रूम्स को। और जब इस टाइम मिस्टर रितिश अग्रवाल ने स्टार्ट करा था उस टाइम उनकी एज 19 ईयर्स थी। देख लो, 19 साल के बच्चे ने स्टार्टअप करा था। ओयो रूम्स का आपको कंसेप्ट बताइए, देखो कितना दिमाग था कि होटल भी अपने नहीं बनाने, होटल लोगों के होंगे, ऐप अपना बनाया, लोग हमारे ऐप से होटल बुक करेंगे, होटल वालों को भी रोजगार मिलेगा, लोगों को होटल ढूंढना आसान रहेगा, उधर से भी कमीशन मिलेगी होटल से। उनको होटल वालों को फायदा क्या रहेगा? उनके होटल के ज्यादा रूम्स ऑक्यूपाई नहीं रहेंगे, मतलब ऑक्यूपाई रहेंगे, खाली नहीं रहेंगे, वैकेंट नहीं रहेंगे, और उनको भी काम मिलता रहेगा और इसको हर जगह कमीशन मिलेगी ऐप से अगर बुक होंगे तो। करते करते इन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया कि इनका आज की डेट के अंदर खुद के इन्होंने होटल चेन चालू कर दी। और तुम्हें पता है इंडिया से ज्यादा ओयो रूम्स जो है वो ग्रो कर रहा है चाइना में, इसीलिए इसके अंदर चाइना की फंडिंग भी बहुत ज्यादा है आज के डेट में ओयो रूम्स के अंदर। तो ये बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं जिनको बनाया इंडिया के अंदर। मैं कई स्टार्टअप्स की बात करी। अगर तुमसे कोई सीधी सी भाषा में पूछ ले व्हाट इज स्टार्टअप, तो तुम क्या बताओगे? तो तुम लिखो अ स्टार्टअप is a young company founded by, जनरल बता रहा हूं अभी मैं, एज पर लॉ नहीं बता रहा, लीगली पढ़ेंगे अभी। जनरली फाउंडेड बाय
one or more entrepreneurs to develop a unique product or service and bring it to the market. By its nature, the typical startup tends to be a small operation, small business with initial funding from the founders or their friends and families. शेख। तो व्हाट इज स्टार्टअप? एक यंग कंपनी है जो एक या एक से ज्यादा एंटरप्रेन्योर ने बनाई। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर? एंड एंटरप्रेन्योर बोल लो या एंटरप्रेन्योर बोल लो, क्या फर्क है उसमें बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में? फर्क ये है, एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु ब्रिंग्स समथिंग न्यू इन द मार्केट। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा बंदा है जो कोई नई चीज लेके आता है मार्केट में। एंड बिजनेसमैन इज दैट पर्सन हु फॉलोज दैट पर्सन। बिजनेसमैन इज द पर्सन हु फॉलोज दैट पर्सन। फॉलो दैट पर्सन मींस एंटरप्रेन्योर। जो एंटरप्रेन्योर को फॉलो करते हैं आगे, फिर वो बिजनेसमैन। एग्जांपल लेके बात करें, विजय शेखर शर्मा जी पेटीएम का कंसेप्ट लाए थे इंडिया के अंदर। ही इज एन एंटरप्रेन्योर। वो एक नया कंसेप्ट लेके आए, ई वॉलेट का कंसेप्ट, पेटीएम का कंसेप्ट लेके आए। अब उनको देख के जितने लोग ये मोबीक्विक, ये वो जो लोग आए फॉलो करने, दे आर बिजनेसमैन। अच्छा, ओला उबर आए, दे आर एंटरप्रेन्योर्स। इनको देख के जो लोग अब आ रहे हैं, दे आर बिजनेसमैन। अच्छा, अल्टीमेटली ये जो ओयो रूम वाले आए, ही इज एन एंटरप्रेन्योर। इनको देख के जो लोग आएंगे, दे आर बिजनेसमैन। ऐसा नहीं है कि ये जो लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योर है, ये कोई नया काम लेके आ रहे हैं। काम वही है, लोग होटल में पहले भी आते थे, अब भी जाते हैं। काम करने का तरीका बदल दिया इन लोगों ने। होटल्स पहले कैसे जाते थे, लोग जाते थे, बुक कराते थे, अब घर में बैठे बैठे बुक कर लेते हैं। तो काम करने के तरीके को बदल दिया है ना इन लोगों ने। तो एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन में फर्क समझ आ गया। जो क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने बड़े होकर बिजनेसमैन बनना है, बड़े होकर एंटरप्रेन्योर बनना है, उसे खुद भी नहीं पता उसने क्या बनना है। तो एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन फर्क समझ आ गया। तो एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु ब्रिंग्स समथिंग न्यू इन द मार्केट एंड बिजनेसमैन इज अ पर्सन हु फॉलोज दैट पर्सन। तो अब तुम सोचो तुम्हें क्या बनना है। कुछ लोग होते हैं, तुमने कोई सोच रखा है, काम ऑलरेडी किसी का देख रखा है, ऐसा काम करना है, तो तुम बिजनेसमैन बनने जा रहे हो, तुम एंटरप्रेन्योर नहीं बनने आ रहे। तुम कुछ नया लेके आ रहे हो मार्केट में, तब आप एंटरप्रेन्योर बन रहे हो। मैंने ऐसा इसलिए बोला कि लोगों को ऐसा लगता है कि बिजनेसमैन वो है जो छोटे लेवल पे काम कर रहा है, एंटरप्रेन्योर वो है जो बड़े लेवल पे काम करता है, उन्हें एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ऐसा नहीं है। जो कुछ नया लेके आता है मार्केट में, इज एन एंटरप्रेन्योर। तो स्टार्टअप इज अ यंग कंपनी फाउंडेड बाय वन और मोर एंटरप्रेन्योर्स। तो स्टार्टअप तो क्या है, कोई नई चीज लेके आ रहे हो तभी एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं। टू डेवलप अ यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस। आगे ना तुम कोई ऐसी चीज लेके आ रहे हो, यूनिक प्रोडक्ट, तुम्हारा कोई प्रोडक्ट ऐसा जो आज तक पहले नहीं था, ये सर्विस, जैसे अभी ओयो रूम एक सर्विस है। आगे या ये जो तुम लोगों ने देखा हो, वो क्या कहते हैं, स्विगी, जोमेटो, ये सब भी क्या है, एंटरप्रेन्योर्स है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे, फूड पांडा आया था पहले, बहुत सारे थे। बाय इट्स नेचर द टिपिकल स्टार्टअप टेंड टू बी अ स्मॉल बिजनेस। कहते हैं स्टार्टिकली स्मॉल होता है, इनके पास इनिशियली इतना पैसा नहीं होता, तो ये लोग फंडिंग्स अपने पास से, अपनी फ्रेंड्स से, फैमिली से लेते हैं। बाद में लेटर ऑन जब ग्रोथ है तो इनको मार्केट में पब्लिक इशू वगैरह लगाकर पैसा मिल जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में लोगों को दिक्कत आती है। तुम्हें मैंने थोड़ा बहुत स्टार्टअप क्या होता है, स्टार्टअप कौन करते हैं, एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, बिजनेसमैन कौन होते हैं, मैंने इन सब के बारे में बताया। अब इनको ऑफिशियली बुक से स्टार्ट करेंगे। और मैंने तुम्हें पहले ही बता रहा हूं
कि ये जो मैंने तुम्हें बताया स्टार्टअप के बारे में, ये सब मैंने जनरल बताया कि स्टार्टअप क्या होता है। अभी एज पर लॉ स्टार्टअप क्या होता है वो पढ़ेंगे, तो हमें तो लीगली पेपर में वही लिख के आना है, और जो उस डेफिनेशन में आएगा वही स्टार्टअप है। जो उस डेफिनेशन में नहीं आएगा तो तुम्हारा बिजनेस तुम्हारा जरूर नया है, लेकिन उसे एज पर लॉ स्टार्टअप नहीं मानेंगे, और उसे अगर एज पर लॉ स्टार्टअप नहीं मानेंगे तो उसे एज पर लॉ जो एडवांटेजेस मिलनी चाहिए स्टार्टअप वाली वो नहीं मिलेंगी। तो स्टार्टअप को ना बहुत सारे एडवांटेज मिलती है, टैक्स में एडवांटेजेस मिलती हैं, लॉ कम फॉलो करने होते हैं, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं को मिलेंगी जो स्टार्टअप वाला क्राइटेरिया फॉलो कर रही है एज पर लॉ, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो चलो अब इसे बुक से स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, अब बुक से स्टार्ट कर रहे हैं। अ स्टार्टअप कंपनी ब्रैकेट में स्टार्टअप और स्टार्टअप अलग अलग तरीके से मतलब नाम लिखे जाते हैं, कि इसे कंपनी बोल लो, सिंपल स्टार्टअप बोल लो, कुछ भी बोल लो। इज एन एंटरप्रेन्योर वेंचर। एंटरप्रेन्योर क्यों बोल रहे हैं, कि इसे एंटरप्रेन्योर चलाते हैं। और अभी मैंने बताया था कि एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन में फर्क क्या होता है। Which is typically an emerging, fast-growing business that aims to solve an unmet need by developing a viable business. Viable means profitable business model around an innovative product, service, processor और service, processor platform. मतलब ले देखिए ये कह रहा है कि आप एक जब स्टार्टअप स्टार्ट करते हो, एंटरप्रेन्योर जब उसे रन करता है तो वो एक फास्ट ग्रोइंग बिजनेस होता है, और वो कुछ यूनिक चीज लेके आते हैं, इनोवेटिव। जैसे ओला वाले लेके देखो, इनोवेटिव करने का वे बदल जाता है, समझ आता है ना। ओला ऐसा नहीं, लोग टैक्सी पहले नहीं करते थे, या उबर पहले टैक्सी पहले नहीं करते थे, टैक्सी करने का तरीका बदल गया। खाना लोग मंगाते थे, ऐसा नहीं कि लोग पहले खाना खाते नहीं थे, रेस्टोरेंट्स में जाके खाते थे, अब खाना खाने का तरीका बदल के लोग मंगवा के खाते हैं, है ना। ऐसा नहीं लोग पहले बैंक नहीं आते थे, बैंक आजकल जेब में है हमारी, फोन के अंदर। तो चीजें बदल गई, काम करने के तरीके बदल गए। A startup is usually a company designed to effectively develop and validate a scalable business model। तुम्हें पता है जो पेटीएम के ऑनर हैं, मतलब जो प्रमोटर रहे हैं, विजय शेखर शर्मा जी, विजय शेखर शर्मा, मैं इनका इंटरव्यू देख रहा था, तो ये कहते हैं कि मेरे को कितनी कंपनियों ने रिजेक्ट करा। अब तो खैर आपको पता होगा इसमें चाली बाबा जी की वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, अलीबाबा कह रहा हूं, अलीबाबा ग्रुप की इन्वेस्टमेंट है, और वगैरह वगैरह। तो अब तो इसमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसको खड़ा करने वाले कौन थे, विजय शेखर शर्मा जी। तो मैं इनका इंटरव्यू देख रहा था, ये कहते हैं कि हिंदी मीडियम से थे, इन्होंने स्कूलिंग करी, और जब ये इंटरव्यू देने आते थे डरते थे कि क्या होगा मेरा, तो बहुत सारी जगह पे रिजेक्ट भी हुए। तो अच्छा है ना इन्होंने नौकरी नहीं करी, आज जितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, पेटीएम इतना बड़ा ब्रांड बना दिया इन लोगों ने, है ना। तो इन पे एक यूनिक कंसेप्ट था, इसलिए तो बना दिया। तो यूनिक कोई इनोवेटिव चीज होगी तो आप तभी बढ़ोगे आगे। A startup is usually a company designed to effectively develop and validate a scalable business model। स्केलेबल समझ आता है, स्केलेबल मतलब स्टार्टिंग तो आप छोटे स्केल से करोगे, लोअर स्केल से, कम पैसे से, लेकिन वो स्केलेबल होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता रहेगा, आपको फंडिंग मिल जाएगी, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे तो आपको पैसा मिल जाएगा। ऐसे ही होता है ना, स्टार्टिंग में आपने छोटे लेवल पे कंपनी बनाई, आपने एक पब्लिक कंपनी बनाई, मान लो 6-7 बंदों ने मिलकर छोटे लेवल का स्टार्टअप करा, आप पे आपको लगता है जैसे आपकी गुडविल बढ़ गई मार्केट में, आप पब्लिक इशू ले आए, गुडविल बढ़ेगी तो आप क्या ले आओगे, पब्लिक इशू ले आओगे। अच्छा वैसे अभी तुम मेरे को से टेक्निकल बातें भी आगे पढ़ोगे, टेक्निकली क्या पब्लिक कंपनी स्टार्टअप बन भी सकती है, नहीं मैं भी उसके ऊपर बात करूंगा। मैं भी उसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा कि पब्लिक कंपनी को स्टार्टअप मानते भी है या नहीं, मैं भी बताऊंगा उसके ऊपर क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन मैं नॉर्मल चीज समझा रहा हूं कि कोई कंपनी जब ग्रो होती है, छोटी हो या बड़ी हो, तो उसको इजीली, भले प्राइवेट हो या पब्लिक हो, उसको इजीली फंडिंग नहीं मिलती, उसको इजीली फंडिंग नहीं मिलती इनिशियल स्टेजेस के अंदर, बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, थोड़ी गुडविल होगी, लोग ट्रस्ट करेंगे, तब जाके फंडिंग मिलेगी आगे। लेकिन स्टार्टअप्स में क्या होता है, हाई रेट ऑफ फेलियर होता है। तुम पता है लाखों स्टार्टअप बनते हैं लेकिन कुछ ही चलते हैं, तो बाकी स्टार्टअप तो फेल होते हैं। लेकिन समझने वाली चीज है कि अगर एक दो भी सक्सेसफुल हो गए ना, वो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हो जाता है, वो इतने लोगों को रोजगार दे देते हैं कि वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। कि ट्राई तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन हर कोई स्टार्टअप में सक्सेसफुल नहीं होता। अब तुम देखो ये जो मैंने तुम्हें वाओ मोमो की स्टोरी बताई, इनके 800 आउटलेट हैं, तो इन लोग कितने लोगों को रोजगार दे रहे होंगे, पेटीएम वालों कितनी ब्रांचेस है, कितने लोगों को रोजगार दे रहे होंगे, सब स्टार्टअप थे, स्विगी जोमेटो कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो ये जब आए तो इन पे नहीं था, तो देखो लिखा आगे ना, कहता है कि ज्यादातर तो ये हाई रेट ऑफ फेलियर होता है सब स्टार्टअप्स का, लेकिन अगर एक बार ये जो माइनॉरिटी सक्सेस होती है, मतलब 100 में से 1-2 सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन जो सक्सेसफुल होते हैं वो बहुत लार्ज बनते हैं, इन्फ्लुएंशियल बनते हैं, है ना। इन्फ्लुएंशियल मींस लोगों को इंस्पायर करते हैं। अब आता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मींस जन्म, पैदा। स्टार्टअप का जन्म कहां से हुआ, स्टार्टअप का कांसेप्ट आया कहां से, जरा उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखते हैं क्या है वो स्टार्टअप क्या है। देखो स्टार्टअप कंपनीज कैन कम इन ऑल फॉर्म्स एंड साइजेस।
स्टार्टअप कंपनी हर तरीके की हो सकती है, छोटी बड़ी हर तरीके की फॉर्म में हो सकती है। लेकिन अभी तुम थोड़ा सा नीचे जाओगे तो मुझे हर तरीके की, व्हाट इज फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म जिसने बोला है, यार इसने बोला है ना फॉर्म, तो व्हाट इज फॉर्म, फॉर्म का मतलब क्या है यहाँ पे कि स्टार्टअप कंपनी हर फॉर्म में हो सकती है। फॉर्म का मतलब है यहाँ पे वो लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है, लिमिटेड बाय शेयर हो सकती है ऐसा, या प्राइवेट हो सकती है, पब्लिक हो सकती है ऐसा, क्या हो सकती है स्टार्टअप, हर फॉर्म की हो सकती है, हर साइज की हो सकती है। फॉर्म का मतलब क्या है यहाँ पे, है भाई? लिखा है ना कैन कम इन ऑल फॉर्म्स एंड साइजेस, क्या मतलब है यहाँ पे फॉर्म का, बताओ भाई। बेसिकली यहाँ पे स्टार्टअप कंपनी की फॉर्म का मतलब है डिफरेंट वैरायटी ऑफ बिजनेस, अलग अलग फॉर्म की हो सकती है ना, अलग अलग बिजनेस की हो सकती है। फॉर्म का मतलब है यहाँ पे बिजनेस, आप स्टार्टअप किसी भी तरीके का कर सकते हो। इधर फॉर्म का मतलब क्या है, बिजनेस, कि आप स्टार्टअप किसी भी तरीके का कर सकते हो। आपका जैसे पेटीएम वालों का ई वॉलेट का कंसेप्ट था, जोमेटो वालों का फूड डिलीवरी का कंसेप्ट था, ओला उबर वालों का टैक्सी का कंसेप्ट था, तो वो फॉर्म है, वो फॉर्म है। और साइजेस मतलब आप कितने बड़े स्केल पे काम कर रहे हो, कितने छोटे स्केल पे काम कर रहे हो। कहता है सम ऑफ द क्रिटिकल टास्क आर टू बिल्ड को फाउंडिंग टीम। देखो सबसे बड़ी दिक्कत यही है, जब आप बिजनेस बड़ा करना चाहते हो ना, तो आपको को फाउंडिंग समझ आता है, मतलब जैसे एक बंदा बड़ा बिजनेस नहीं कर पाता, उसको साथ में और बंदे चाहिए, तो साथ में टीम नहीं मिल पाती अच्छी जो उसके साथ मिलके काम करे, जो उसके लायक हो, उतनी नॉलेजेबल हो, उनका भी दिमाग वैसे ही चलता हो, वो सब चीजें। टू सिक्योर की और कॉम्प्लीमेंट, अच्छा कॉम्प्लीमेंट स्किल समझ आता है कि मतलब आपको कोई एक चीज की स्पेशलाइजेशन है, दूसरे में कोई दूसरी चीज की स्पेशलाइजेशन है, दोनों की स्पेशलाइजेशन मिलके आपको बिजनेस को फायदा मिलेगा, तो वो आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। जैसे चाय के साथ, जैसे सॉरी जैसे टी के अंदर शुगर है ना, और इसके अलावा चाय बिना शुगर की नहीं होती, जैसे इसके अलावा गाड़ी में पेट्रोल, तो पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री है, जो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो अगर आप में कोई ऐसी चीज है तो उससे फायदा मिलेगा। आपका नो हाउ, किसी के पास नो हाउ मींस टेक्नोलॉजी आपको किसी तरीके की पता है, आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, किसी ऐसा हो सकता है किसी का आइडिया किसी का हो, पैसा किसी और का हो, और दोनों मिलकर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज आल्सो स्टार्टअप को फाउंडर। पैसा किसी और ने लगाया, आइडिया किसी और ने लगाया, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। टिपिकली a startup will begin by building a first minimum viable product। मिनिमम वाइबल मींस मिनिमम प्रॉफिटेबल। जब स्टार्टअप स्टार्ट होता है तो कहता है वो पहले एक छोटा सा मिनिमम प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट बनाते हैं, देखते हैं कि बिकेगा या नहीं बिकेगा, नए नए आइडियाज डालते हैं, बड़ी सारी रिसर्च करते हैं, है ना, डीपली आइडियाज होते हैं, उसके बाद वो देखने के बाद सब चीजें एनालाइज करते हैं। अब यहां से कि ये जो पैराग्राफ है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है, ये क्या है। A founders agreement are often agreed early on to confirm the commitment, ownership and contribution of the founders and to deal with the intellectual property। What is intellectual property? देखो what is intellectual property? जनरली हम बोलते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जनरली तीन चीजें आती हैं, ऐसा नहीं कि यही आती हैं, जनरली तीन आती हैं। पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स। पेटेंट किस पे मिलता है, इन्वेंशन पे। कॉपीराइट किस पे मिलता है, आर्टिस्टिक और लिटरेरी वर्क पे। ट्रेडमार्क किस पे मिलता है, ब्रांड पे या लोगो पे। एग्जाम्पल, आपने कोई इन्वेंशन करी, कैंसर पेशेंट्स के लिए कोई नया फॉर्मूला बना दिया, आप पेटेंट लोगे, है ना। आपने कोई पिक्चर बनाई है, मूवी आर्टिस्टिक वर्क हो गया, आपने कोई बुक लिखी है, तो दैट इज कॉपीराइट लोगे। ट्रेडमार्क जैसे ब्रांड लोगे, जैसे एग्जांपल ऑडी की 4 चूड़ियां, वो उसका ट्रेडमार्क है ना। प्यूमा का जो डिजाइन है वो उसका ट्रेडमार्क है। इंटेलेक्चुअल क्या वर्ड कहां से आया, इंटेलेक्चुअल मींस इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट बना माइंड से बना वर्ड इंटेलेक्चुअल, तो जो प्रॉपर्टियां माइंड से जनरेट हो रही हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। तो ये पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज।
तो कह रहा है अलग अलग बंदे के अलग अलग प्रॉपर्टी हो सकता है, किसी बंदे ने कोई इन्वेंशन करी हो, दूसरे बंदे के पास जो दूसरा फाउंडर है उसने इन्वेंशन उस पर पैसा हो, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है किसी बंदे ने कोई बुक लिखी हो लेकिन इस पे पब्लिश करने का पैसा ना हो, दूसरे बंदे पे पब्लिश करने का पैसा हो, तो ये लोग मिलजुल के काम करते हैं, है ना। और कहता है कि अब होता क्या, फाउंडर्स एग्रीमेंट आर ऑफन एग्रीड अर्ली ऑन टू कंफर्म द कमिटमेंट, ओनरशिप एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द फाउंडर्स एंड टू डील विद द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड एसेट दैट मे बी ग्रांटेड बाय द स्टार्टअप। A shareholder agreement is entered into between the founder and the investors to confirm investment terms, right of investors, exit clauses and any other important business agreement terms। कहता है मान लो तीन बंदे हैं ए बी सी, इन तीनों ने मिलकर एक स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट करी। इन तीनों ने मिलके एक स्टार्टअप कंपनी खोली। तो ये जो इन तीनों ने मिलके स्टार्टअप कंपनी खोली है, तीन बंदों ने मिलके, अब क्या हो रहा है कि जब ये आपस में होंगे तो ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो कौन कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट करेगा उसके लिए एग्रीमेंट साइन होगा स्टार्टिंग से ही, है ना। और अगर देखो सपोज अगर कल को ये ब्रांड बनाते हैं, मान लो अपनी गुडविल बढ़ाते हैं मार्केट के अंदर, तो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, और तीनों ने अगर मिलकर इन्वेंशन करी है तो कल को पेटेंट किसके नाम पे जाएगा, और अगर नहीं जाएगा तो क्या होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो सारी चीजें पहले से लिख ली जाती हैं कि भाई पेटेंट क्योंकि अकेले बंदे का तो है नहीं, अगर तीन बंदे मिलकर इन्वेंशन करें तीनों का नाम पे होगा, और कल को अगर तीनों में डिस्प्यूट होता तो उसका क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, एग्जिट क्लॉजेस क्या होंगे, और ये तीनों क्योंकि शेयर होल्डर भी, तो शेयर होल्डर एग्रीमेंट साइन होगा कि कल को अगर इनमें से कोई शेयर होल्डर बाहर जाना चाहता है तो उसके शेयर्स का क्या होगा। ये सारी चीजें डिजाइन की जाती हैं स्टार्टअप के अंदर, पहले से ही सारी कमिटमेंट्स लिख दी जाती हैं, कौन क्या काम करेगा, कौन कितना पैसा लगाएगा, किसकी टेक्नोलॉजी होगी, वापस बाहर निकलना है तो कैसे होगा, बिजनेस को बंद करना है तो कैसे होगा, फाउंडर्स के क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज होंगी, वो सब चीजें कहां लिखी जाएंगी। इसके अलावा कोई भी अदर इंपॉर्टेंट टर्म जो अगर लिखनी है तो लिखी जाएंगी कहां पे, स्टार्टअप क्लॉज के अंदर लिखी जाएंगी। अब आता है बिजनेस मॉडल्स फॉर स्टार्टअप्स आर जनरली फाउंड वाया बॉटम टू टॉप और टॉप टू डाउन अप्रोच। ये व्हाट इज बॉटम टू टॉप और टॉप टू डाउन अप्रोच समझ आता है। देखो टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, सुना होगा ना, बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा। तीन तरीके की मैनेजमेंट होती है। जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो बॉटम टू टॉप, ऊपर से नीचे आएंगे तो टॉप टू बॉटम। अब ये इसका मतलब क्या है जरा समझो। इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि बिजनेस ना जनरली कई तरीके से होते हैं। बॉटम अप अप्रोच का मतलब, टॉप डाउन अप्रोच का मतलब क्या होता है। बॉटम अप का मतलब होता है कि बिजनेस नीचे वाले कर रहे हैं, ऊपर वाले खाली स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, नीचे से ऊपर तक बात जा रही है। टॉप लेवल वाले होते हैं बिजनेस सारे ऊपर वाले कर रहे हैं, नीचे वाले खाली नौकरों की तरह काम कर रहे हैं, मगर उनके ऊपर डिपेंड नहीं। जैसे मान लो भाई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो होती है वो टोटली लोअर लेवल वर्कर्स पे डिपेंड होती है क्योंकि प्रोडक्शन होनी है। ऊपर वाले खाली पॉलिसी बनाते हैं, तो वो लोअर टू टॉप होती है। लेकिन अगर कोई आईटी वाला आइडिया है या कोई टेक्नोलॉजी वाला या कोई सॉफ्टवेयर आइडिया, तो वो ऊपर वाले आइडिया सारा सोचते हैं, नीचे वाले तो खाली सॉफ्टवेयर की मार्केटिंग वगैरह करते हैं, तो वो टॉप टू डाउन होती है। तो कह रहा है स्टार्टअप जो होता है वो वेरी करता है कि वो टॉप टू डाउन है या बॉटम टू अप है। ये बात समझ आती है। आगे कहता है कंपनी में सीज मीन स्टॉप to be a startup as it passes various milestones such as becoming publicly traded on the stock market in an IPO। देखो तुम स्टार्टअप हो, छोटी मोटी कंपनी, लेकिन तुम्हारे कुछ साल निकल गए, तुम बड़े लेवल पे आ गए, तुम्हारे को फंडिंग मिलने लग गई, तो तुम उसके बाद तुम स्टार्टअप नहीं कहलाओगे, तुम्हारा स्टार्टअप का स्टेटस खत्म हो जाएगा और तुम्हारे को स्टार्टअप वाले बेनिफिट मिलने बंद हो जाएंगे। कह रहा है तुम एग्जांपल आईपीओ ले आए, इसके बाद तुम बड़े लेवल पे आ चुके हो, तो तुम्हारे को स्टार्टअप के बेनिफिट मिलने बंद हो जाएंगे, या आप एज एग्जिस्ट करने इंडिपेंडेंट एंटिटी बंद हो गए। मतलब मान लो तुम कोई स्टार्टअप थे और तुम किसी बड़ी एंटिटी में मर्ज हो गए, तुम किसी बड़ी एंटिटी में क्या हो गए, मर्ज हो गए। जैसे तुम्हें बहुत बेस्ट एग्जांपल बताऊं तो ना, उबर ईट्स, अगर तुम्हें पता हो तो उबर ईट्स, एक जो उबर वाले कैब वाले, उन्होंने अपना एक ब्रांड लॉन्च करा था उबर ईट्स, वो मर्ज हो गया था जोमैटो में। जोमैटो में क्या हो गया था, मर्ज, और उबर ईट्स हो गया खत्म। एक्चुअली में उबर ईट्स वाज अ स्टार्टअप, तो ये ग्रो होने लगा था। तो बड़े प्लेयर क्या करते हैं, जब उनको दिखता है कि हमारा कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में ग्रो कर रहा है, तो वो उसको ज्यादातर अपने में अंदर उसका या तो टेक ओवर कर लेते हैं, अपने में मर्ज कर लेते हैं। इन्होंने उसको मर्ज कर लिया था। तो कहता है जब ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम पहले स्टार्टअप थे लेकिन तुम किसी बड़ी कंपनी में मर्ज होगा, तुम स्टार्टअप से खत्म हो गए क्योंकि तुम्हारी इंडिपेंडेंट पहचान
खत्म हो गई। ये बात समझ आती है? आगे और कह रहा है बाकी बहुत सारी चीजें डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करती हैं। कहता है गिवन दैट स्टार्टअप ऑपरेटेड इन अ हाई रिस्क सेक्टर्स, स्टार्टअप ज्यादातर हाई रिस्क सेक्टर में होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। इट कैन आल्सो बी हार्ड टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स टू सपोर्ट द प्रोडक्ट सर्विस डेवलपमेंट और अट्रैक्ट बायर्स। देखो जब स्टार्टिंग में आपका नया बिजनेस होता है ना, तो कोई भी आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा, सच्चाई ये है। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपने पापा को बोलते हो कि पापा मेरे को पैसे दे दो, मेरे को ये चीज लानी है ना, या कुछ तुमको बोलते हो तो पापा को बोलते हो पापा मेरे 12th में मैं 9, तुम अब बचपन से 60% ला रहे हो या 55% ला रहे हो, तुम पापा को बोलते हो 95 लाकर दिखाऊंगा आपको, तो मेरे को आप कार दिलवा देना। तो पापा कहते पहले लाके तो दिखा। तो सेम ये जो बिजनेसमैन है, ये तो अभी स्टार्टिंग में आए हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं। स्टार्टअप वालों को फंडिंग आसानी से मिलती नहीं है, इनको अपना ही पैसा लगाना पड़ता है स्टार्टिंग में, फैमिली बिजनेस वगैरह। उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि स्टार्टअप्स को फंडिंग आसानी से इसलिए नहीं मिलती क्योंकि लोग उन पर ट्रस्ट नहीं करते कि कहीं पैसा लेके ना भाग जाए, क्योंकि इन पे अपना पैसा है नहीं, ये बैंक से लोन ले नहीं पाते ज्यादातर, क्योंकि इनके पास सिक्योरिटी गिरवी रखने कुछ होती नहीं। आइडिया अच्छा होता है लेकिन अगर नहीं चले तो बैंक का पैसा भी डूब जाएगा। बहुत सारे लोग स्टार्टअप पे ट्रस्ट नहीं करते जब तक वो ग्रो नहीं होता, जब थोड़ा सा ग्रो होता है तब लोग पैसा देते हैं। लेकिन इंडिया में स्टिल ऐसे लोग हैं, मैं वही बताने जा रहा हूं कि आपको नए नए स्टार्टअप पे भी पैसा दे देते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे को ना, मैं बताता हूं, मान लो तुम कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, तो इंडिया में एक कंसेप्ट होता है वेंचर कैपिटलिस्ट, सुना है कभी ये वर्ड? तो मान लो अगर कोई मिस्टर ए और मिस्टर बी मिलके कोई एक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलते हैं, स्टार्टअप कंपनी मान लो, और इनके पास फंडिंग नहीं है, दोनों के पास फंडिंग नहीं है, लेकिन इन दोनों के पास आइडिया बहुत अच्छा है और इनको ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए, तो ये दोनों जाते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट के पास। ये बाय प्रोफेशन वेंचर कैपिटलिस्ट के अंदर कौन लोग बैठे होते हैं? बड़े बड़े सीनियर बैंक से रिटायर लोग जिनके पास पैसे के सोर्सेज हैं या बहुत पैसा है, बड़े बड़े ऐसे लोग जिनके पास जुड़ा हुआ है, सीए सीएस सीएम में ये लोग भी बैठे होते हैं वहां पे। तो ये लोग, इनके पास इंडिया में आप तुम सर्च करोगे बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, तो इनके नाम से क्लियर है वेंचर कैपिटलिस्ट मींस ये आपके वेंचर में, आपकी इस कंपनी में कैपिटल में पैसा लगाते हैं। कैपिटल में क्या लगाते हैं? पैसा लगाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि आपकी इक्विटी में पैसा लगाएंगे। किसमें लगाएंगे पैसा? आपकी इक्विटी में, और ये आपको फंडिंग देंगे, इक्विटी की फॉर्म में आपके शेयर परचेज कर लेंगे। अब इससे क्या होगा देखो, क्योंकि इनके पास ए और बी के पास लोन लेने के लिए तो पैसा है नहीं, बदले में गिरवी क्या रखवाएंगे? क्योंकि इनके पास सिक्योरिटी लेने के, मतलब आपको पता है ना, सिक्योर्ड लोन लेने के लिए सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है, इन पे वो इतना भी नहीं है मान लो। तो ये लोग क्या करेंगे, इसकी इक्विटी में पैसा लगाएंगे और एग्रीमेंट में ना एक एग्रीमेंट साइन होगा वेंचर कैपिटलिस्ट इनके साथ करेंगे। उस एग्रीमेंट में क्लियर कट लिखवा दिया जाएगा कि भाई देखो हमने पैसा लगवाया है, जब कल को ये बिजनेस ग्रो हो जाएगा, कल को ये बिजनेस ग्रो हो जाएगा तो हम अपने शेयर्स का कंट्रोल आपको दे देंगे और आप हमारे को हमारे पैसे दे देना। तो इससे फायदा क्या हो रहा है, इस वेंचर कैपिटलिस्ट को क्या फायदा हो रहा है? पहली बात तो ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो ये उसके लिए अलग से फीस लेता है। प्लस कल को जब ये कंपनी ग्रो करेगी तो इसका मान लो अगर ये कल को कंपनी ग्रो करने के बाद इस पब्लिक प्राइवेट से अपने आप को ये पब्लिक में कन्वर्ट करा देती है मान लो, और पब्लिक में कन्वर्ट कराने के बाद कल को अगर ये आईपीओ वगैरह लगाती है तो शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा मार्केट में। तो इन्होंने जो पहले से इन्वेस्ट कर रखा था इस कंपनी के अंदर, उस शेयर का प्राइस भी बढ़ जाएगा और ये लोग उसे हैवी रेट्स में मार्केट प्राइस पे इन दोनों को बेचकर चले जाएंगे। या अगर कोई बाहर वाले, अगर ये दोनों मना करते हैं कि हमें नहीं खरीदने, बाहर वालों को बेच दो, तो बाहर वालों को बेचेंगे। तो अल्टीमेटली शेयर के प्राइस से भी कमाएंगे, प्लस ये लोग क्या करेंगे, उससे भी कमाएंगे। किससे? जो ये इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें भी लगाएंगे। मगर ये रिस्की भी तो बहुत चीज है, तो ये लोग भी हर वेंचर में पैसा लगाते हैं बहुत सोच समझ के। अगर इनको लगता है कि इन दोनों में कैपेबिलिटी है, इनके वेंचर में दम है, कुछ यूनिक चीज है, तो ये लगाते हैं, वरना आसानी से नहीं लगाते। क्योंकि तुम सोचो कितना रिस्की है कि अगर कल को इनका बिजनेस नहीं चला और ये डूब गए तो बेटा इन दोनों का तो कुछ नहीं होगा, इसी का होगा। वेंचर कैपिटलिस्ट का पैसा इसका लगा, इक्विटी का पैसा है, इक्विटी वालों को तो वैसे भी कंपनी डूबने में सबसे लास्ट में पैसा मिलता है, इनके पास कोई सिक्योरिटी पड़ी नहीं है, तो रिस्क वाली चीज भी है। लेकिन क्योंकि अगर ये कंपनी ग्रो हो गई तो ये लोग तो अरबपति हो जाते हैं। तो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला कंसेप्ट है, हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला कंसेप्ट है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ऐसे ये चीज बिजनेस चलते हैं और ऐसे ये लोग ग्रो होते हैं। ठीक है जी, तो इनको हम बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। तो वो हर किसी को पैसा नहीं मिलता, स्टार्टिंग में ऐसे ऐसे मिलता है। अगर ये लोग सोच समझ के लगाते हैं, अगर इनको लगता है लगाना है तो लगाते हैं, वरना नहीं लगाते। और भाई एक बच्चे का क्वेश्चन आता है कि सर मान लो अगर इन्होंने इस कंपनी की इक्विटी में पैसा लगा दिया, कल को मान लो यही इस कंपनी का सारा इक्विटी तो जाता इन्हीं के पास है, तो कल को यही इस कंपनी का टेक ओवर कर लें क्योंकि सारा शेयर तो इन्हीं के पास है। तो ऐसा ना कर ले, तो वो बेटा पहले से एग्रीमेंट में लिखवा दिया जाता है कि ये लोग टेक ओवर नहीं करेंगे, क्योंकि इनके पास इतना टाइम भी नहीं है। वेंचर कैपिटलिस्ट का मेन एम आपकी टेक ओवर का मतलब क्या होता है, आप किसी कंपनी में कंट्रोल पाना चाहते हो और कंपनी आपके अंडर रहे, उसका बिजनेस आप संभालो। वेंचर कैपिटलिस्ट का मेन काम ये थोड़ी है आपकी कंपनी का बिजनेस संभालना, ना उन पे इतना टाइम है।
तो वो कंट्रोल करते नहीं, और एग्रीमेंट में भी पहले से लिखवा दिया जाता है कि इस कंपनी का कंट्रोल नहीं करेंगे। वो अलग बात है कि कल को अगर ये लोग डिफॉल्ट करते हैं और भी, तो एग्रीमेंट में पहले से लिखा होता है, फिर ये इस कंपनी का कंट्रोल करेंगे। तो अगर ये डिफॉल्ट करते, पैसा नहीं देते, है ना, वापिस इनके शेयर्स भी नहीं खरीदते, मार्केट में नहीं इनको बेचने देते, तो फिर ये लोग कर सकते हैं कंट्रोल वगैरह। लेकिन नॉर्मली सब एग्रीमेंट में लिखवा दिया जाता है कि नॉर्मली ये कंट्रोल नहीं करेंगे। और जैसे ये कंपनी ग्रो होगी तो जो कंपनी के जो प्रमोटर्स थे ए और बी, उनको पैसा वापस करेंगे और उनसे शेयर्स खरीद लेंगे वापस अपने। तो कह रहा है जो स्टार्टअप्स होते हैं इनको स्टार्टिंग में पैसा कहां से आता है, देखो तो कहता है नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइज एक्टिविटी एग्जिस्ट बाय स्टार्टअप एक्टिविटी। कह रहा है बड़ी सारी इंडिया में स्टार्टअप चल रहे हैं, एग्जांपल नेम ऑफ यूनिवर्सिटीज बन रही है स्टार्टअप की फॉर्म में, एडवाइजरी सर्विसेज है, स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स। इनक्यूबेटर समझ आते हैं, जो नए लोग आइडिया लेके आते हैं, नया आइडिया लेके आते हैं, उन्हें बोलते हैं इनक्यूबेटर। स्टार्टअप एक्सेलरेटर जो बिजनेस को चला रहे हैं। कोवर्किंग स्पेस का कंसेप्ट चल गया आजकल, तुमने देखा होगा ना, कोवर्किंग स्पेस, ऑफिस के अंदर ऑफिस शेयरिंग होते हैं। मतलब पहले क्या होता था कि एक बंदा एक बिल्डिंग लेता था, आजकल एक सीट बिकती है। मान लो एक बड़ा सा कमरा ले लिया एक बंदे ने, उसमें 10 कैबिन लगा दिए, तो आप कोवर्किंग स्पेस है कि आप हमारे से एक कैबिन परचेज कर लो। वो अब एक ही ऑफिस के अंदर, मतलब एक रूम में 10 लोग बैठे हुए हैं, 10 अपना अपना काम कर रहे हैं, कोवर्किंग स्पेस हो गया आजकल, ये वाला कंसेप्ट चल रहा है। वेंचर कैपिटल कंपनीज खड़ी हो गई, इक्विटी फंडिंग वाली कंपनी है जो बड़े बड़े तरीके से काम करती हैं और लोन प्रोवाइड करती हैं और इक्विटी में पैसा लगाती हैं वगैरह वगैरह। कह रहा है इनकी वजह से इन्वेस्टर्स को फायदा मिलता है, स्टार्टअप्स ग्रो करते हैं, इन सब चीजें कह रहा है। मगर इनके लिए कह रहा है स्टार्टअप ग्रो करने के लिए आप में स्किल होनी चाहिए, टाइम होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। पैसा अगर आप पे नहीं है तो फिर आपको पता मार्केट से अरेंज करो, जैसे मर्जी करो। तो इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी क्या है, इसको अगली वीडियो में करेंगे। आज के डेट में यहीं तक रखते हैं इसको। आज के लेक्चर को छोटा रखा है मैंने थोड़ा सा। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें। कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय।